नमस्कार। नमस्कार। बिहार बिहान में आपका स्वागत है। मैं अंकिता हूँ और हर रोज़ की तरह हम लोग लेकर आए हैं आपका बेहद खास कार्यक्रम बिहार बिहान। जी हाँ, और मैं राकेश बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम और सुबह सुबह के लाइव कार्यक्रम बिहार बिहान में। सुबह का वक्त ऐसा होता है, एक तरह से देखा जाए तो सुबह का वक्त एक तोहफा होता है अंकिता, जो आप अपने आप को देते हैं हर सुबह। और सुबह के समय अगर बात की जाए तो कुछ नियम ऐसे भी होते हैं जो आपके जीवन को एक नया रूप देते हैं। उन्हीं में से एक समय होता है प्रातःकाल। हर सवेरे उठना, यानी कि प्रातःकाल अगर आप उठते हैं तो वाकई में एक अजीबो गरीब थोड़ी सी स्थिति नहीं होती, क्योंकि मन को शांति मिलती है और ऐसी कई सारी छटाएं सुबह में देखने को मिलती है जो अमूमन पूरे दिन में आपको नज़र नहीं आएगी। यानी कि प्रातःकाल उठने से अपने आप में एक विशिष्ट कुछ घंटे होते हैं जिन घंटों को आप गुजार सकते। तो सबसे पहला ख्याल आता है कि साफ सफाई होनी चाहिए, तो क्यों ना हम अपने दर्शकों को स्वच्छता गीत सुनाएं। बिल्कुल, और महात्मा गांधी ने कहा भी है कि स्वच्छता ही सेवा है, और ये सेवा सिर्फ अपने घर तक सीमित नहीं रहना चाहिए। अपने घर, समाज, परिवार, मोहल्ला, राज्य और पूरे देश में स्वच्छता रहनी चाहिए, और इसी का तो नाम है स्वच्छता अभियान। तो देखते हैं जन जागरूकता गीत, स्वच्छता पर आधारित ये गीत। संकल्प लिया था सबसे पहले मन स्वच्छ लिया। नामुमकिन को हाँ मुमकिन हमने करके दिखाया है। जन जन ने हाथ मिलाकर सपना सच्चा बनाया है। सदियों से जो ना देखा किसी ने वो सपना है देखा। आज स्वच्छ बने भारत अपना बापू से नहीं है सीखा। इतिहास में है दर्ज हुई भारत की यात्रा। सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह तक, सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह तक, इतिहास में ये दर्ज हुई भारत की यात्रा। सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह। सपनों सवे करूं साकार। ए सर जोरे इतिहास काम पड़ूं छे হাতে ধরে স্বপ্ন দেখো সাকার করেছি। यहाँ तक आ पहुँचे हैं अब हमें और आगे जाना। स्वच्छता के धर्म को जीवन में अपनाना। स्वच्छता ही सेहत है, अब सेहत को घर लाना। स्वच्छता संदेश की हमें जोत से जोत जलाना। सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह मुड़ियानदे मुड़िंददे देश तंदयिन कनव बलितदे।
ಅಸಾಧ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ನಾವು ತೋರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ ಭಾರತದ ಯಾತ್ರೆ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛಾಗ್ರಹದವರೆಗೆ ताकद ऐसी स्वप्न साकार झाले असे नवी अशी पहाट चाललो एक साथ झाला सुंदर स्वच्छ देश हा सारा कसा फुला भारतस्य इतिहासेषु सुवर्णकान्ति सदृश्यः स्वप्नं जातं परिपूर्णं स्वच्छ भारतं नमाम्यहम् सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह। तो दर्शकों, अभी आपने स्वच्छता गीत सुना और हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से हमेशा अपने दर्शकों को बताते हैं कि साफ़ सफाई कितनी ज़रूरी है हमारे लिए, हमारे खुद के स्वास्थ्य के लिए। और राकेश, जैसे हम बात करते हैं ना कि त्यौहार का सीज़न आ रहा है, व्रत पर्व आ रहे हैं और हम हर बार बात करते हैं, हमारे हर त्यौहार में एक ही संदेश होता है कि अपने आसपास सफाई रखें और इसका इम्पोर्टेंस, इसके महत्व के बारे में हम कार्यक्रम के माध्यम से भी बताते रहते हैं। जी बिल्कुल अंकिता, आपने सही कहा। और स्वच्छता का प्रतीक ही तो तमाम जो पर्व त्यौहार है वो देखने को मिलते हैं। अंकिता, मैं कल गया था पटना से बाहर, एक सज्जन पुरुष मुझे मिले, बुजुर्ग थे, बातें तो कई उनके साथ हुई, लेकिन एक बात जो उन्होंने कहा उस बात पे दम था। उन्होंने कहा कि बेटा धन दौलत तो कमा लोगे लेकिन विचार नहीं कमा सकते, क्योंकि विचार तो संस्कारों से आते हैं और ये संस्कार जो है हमारे अपने माता पिता से, अपने परिवार से मिलते हैं। और कहने का मतलब ये है कि इंसान चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, धन दौलत तो कमा लेता है, लेकिन एक जो विनम्रता होती है ना, वो सबों में नहीं आती। और ये विनम्रता आती है अपने विचारों से ही आती है और अपने स्वभाव से आती है और अपने संस्कारों से ही आती है। और ऐसे कई सारे अनमोल विचार, अनमोल वचन है जो आज के समय में प्रासंगिक है आज के युवाओं के लिए। और स्वामी विवेकानंद हो या फिर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हो या फिर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हो, उनके कई सारे विचार हैं जो आज के युवाओं के लिए प्रासंगिक है ना अंकिता? बिल्कुल सही कहा। और हम भी चाहते हैं कि हम अपने दर्शकों की मॉर्निंग को काफ़ी यूज़फुल बनाएं, काफ़ी मोटिवेटेड बनाएं, और इसीलिए हम कार्यक्रम में हर रोज़ एक अच्छा विचार लेकर आते हैं, सुविचार लेकर आते हैं अपने दर्शकों के लिए, ताकि उनकी भी सुबह जो हो वो काफ़ी बेहतर हो सके। तो आइए हम कार्यक्रम के माध्यम से देखते हैं आज का अनमोल विचार। हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य अपने पैर पर खड़ा हो सके। जिस दिन आपके सामने कोई समस्या न आए, आप समझ लें कि आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं। स्वामी विवेकानंद। हम आपको मिलवाने जा रहे अपने खास मेहमान से। मैं बता दूं कि राष्ट्रीय तैराकी चैंपियन है माही श्वेतराज, लेकिन उनसे आपको रूबरू कराएं उसके पहले उनकी उपलब्धियों भरी झलक आपको हम दिखाना चाहेंगे। 3 बार की गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं। बिहार के मुख्यमंत्री ने भी उन्हें सम्मानित किया है और इसी के साथ साथ उन्होंने जो उपलब्धि हासिल की है तैराकी के क्षेत्र में, उसके लिए उन्होंने प्रशंसा भी की है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं माही श्वेतराज पर आधारित ये लघु फिल्म। Swimming in number 3 from Bihar, Mahi Shwetraj. There we go, ladies and gentlemen, 50 meters freestyle finalists. Let's cheer them. We're going to have an excellent race here.
Avantika Sudhir, Shivangi Sharma, Mahi Sweta, Vihita Nana, Bala Ponni, Shalini R. Dixit. It's going to be limited. Looks like lane number 3 and lane number 4. Mahi and Avantika going in neck to neck for this finish. Who's it going to be? And it is lane number 3. Mahi Sweta finishing for the gold. Avantika Sudhir Chavan winning the silver and Shivangi Sharma of Railways winning the bronze, unofficial until the referee verifies it. Lane 3 representing Bihar, Mahi Swetraj. Minute butterfly, ladies and gentlemen, the finals of the women's category. And in lane number 3, taking off is Mahi Swetraj of Bihar. Coming in very close is Manu Verma from Karnataka. And Signa Ghosh of Bengal also in the race. Who's it going to be? It is right now. In the slight lead is lane number 5, Manu Verma. Lane number 3. Swetraj Mahi of Bihar gets the goal, ladies and gentlemen. Lane number 2, Mani Verma of Karnataka. Lane 1, representing the state of Bihar, is Mahi Swetraj. Standard. इधर RGB रख कलर वाला RGB रख कोर केबल डलवा के लिए RGB रख Oh my. तो दर्शकों, अभी आपने हमारे आज के खास मेहमान, हमारे खास अतिथि के उपलब्धियों पर आधारित लघु फिल्म को देखा है और आपने जाना कि कितनी खास है हमारी आज की अतिथि। तो आइए अब बिना देर किए हुए हम आपको मिलाते हैं हमारी आज की खास मेहमान से। बहुत बहुत स्वागत है माही आपका हमारे कार्यक्रम बिहार बिहान में। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले माही से हम ये जानना चाहेंगे कि माही, आपके नाम के साथ इतनी सारी उपलब्धियाँ जुड़ी हुई हैं, तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत बचपन में हुई जब मैं मेरी फैमिली एक 80 मीटर पूल में स्विमिंग करने जाते थे, एक होटल के पूल में। तो वहाँ पे मैं जब स्विमिंग करने लगी तो सब बोलने लगी कि बहुत अच्छा करती है, इसको स्टेट खिलवाना चाहिए ऐसे। तो फिर मेरे मम्मी पापा ने सुना और फिर एक दिन स्टेट खिलवाने ले गए। वहाँ पे मेरे 5 गोल्ड आए और मैं चैम्पियन बन गई, मतलब मुझे चैम्पियनशिप मिली। उसके बाद सबने बोला नेशनल्स खेलना चाहिए, नेशनल। तो फिर उसके बाद हमने नेशनल्स खेला। वहाँ जाकर पता चला कि राष्ट्रीय लेवल पे कंपटीशन कितना मुश्किल होता है, कितना कठिन होता है, और सबको लगा कि मुझ में है पोटेंशियल। तो मेरे मम्मी पापा ने डिसाइड किया कि मुझे बैंगलोर ले जाकर ट्रेनिंग करवाने का। और वहाँ जाकर 2 साल बाद मेरा पहला जूनियर नेशनल मेडल आया, सिल्वर।
वहाँ से शुरुआत हुई। अभी आपने क्लिप देखा, हमने भी देखा क्लिप, आपकी जी। जो उपलब्धियों भरी जो झलक रही आपके क्लिप के माध्यम से, पानी में जो आपकी रफ्तार है, मछली की दरादम स्फूर्ति वाकई में काबिल तारीफ है। और बिहार की गोल्डन बेटी लोग आपको कहते हैं। आपने 3 मेडल हासिल किए हैं, जहाँ एक मेडल लाना भी मुश्किल होता है, आपने 3 मेडल हासिल किए। वाकई में न सिर्फ आपके लिए, हमारे बिहार के लिए भी ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये गौरवान्वित करने वाली बात है। आपकी इस उपलब्धियों को देखते हुए बिहार के मुख्यमंत्री ने मेडल लाओ नौकरी पाओ के तहत नौकरी की घोषणा भी की और आपको बिहार पुलिस में सब इंस्पेक्टर पद पर आपको पद देने की भी बात कही गई है। क्या लगता है, जो एक्सपेक्टेशन था आपको इस चीज़ में, नौकरी को लेकर जो बातें कही गई है, तो क्या लगता है कि कितनी बड़ी खुशी हुई जब इस बात की घोषणा की गई सरकार की तरफ से कि आपको नौकरी मिल रही है मेडल के तहत? काफ़ी खुश थी मैं। जब कुछ आप अचीव करें और उसके लिए आपको प्रशंसा की जाए, आपको उसके लिए इम्पोर्टेंस दी जाए, तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि मैं और मेहनत करूं और अच्छा करूं। उसके लिए काफ़ी मोटिवेशन मिलता है जब अगर सपोर्ट मिले गवर्नमेंट से ऐसे, क्योंकि हमारे ट्रेनिंग में भी बहुत फाइनेंशियल इश्यूज आते हैं, तो अगर गवर्नमेंट इस तरह से सपोर्ट करती है तो मैं भी और आगे बढ़ सकती हूँ, जिसके लिए बहुत हेल्प मिलेगी। जी बिल्कुल, आपने जो मेडल हासिल किए हैं, जो आपने उपलब्धियां हासिल की है, उसके लिए तहे दिल से बधाई और ढेरों सारी शुभकामनाएं भी हमारी टीम की तरफ से भी। अंकिता, होता क्या है ना कि जो लोग सफलता की ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं, इन्होंने कई सारे मेडल हासिल किए हैं, तो जो आपने जो उपलब्धि हासिल की हैं, लोग उन्हें देखकर तो खुश हो रहे, लेकिन इसके पीछे आपने जिन चुनौतियों का सामना किया है, जो संघर्ष किया है, वो शायद देख नहीं पाते हैं। तो हम जरूर चाहेंगे इस मंच के जरिए आप लोगों तक जरूर बताएं कि इसके पीछे संघर्ष कितना रहा है, क्या क्या परेशानी आपको रही है और क्या क्या चैलेंजेस आप देखे हैं, इसके पीछे जरूर बताएं आप। शुरू में जब बैंगलोर रहने जाते थे तब काफ़ी फाइनेंशियली इश्यूज आए। उसका सामना मेरे मम्मी पापा को लेना पड़ा, फाइनेंशियली ज़मीन बेचना और बहुत कुछ इश्यूज रहे। मुझे भी बहुत प्रॉब्लम्स है, क्योंकि जब आप एक्सपोर्ट में होते हैं तो इंजरीज आती ही आती है और इंजरीज से रिकवर करना काफ़ी मुश्किल होता है। इस साल के स्टार्टिंग में फरवरी में मुझे स्पाइनल इंजरी भी आई, 2 महीने में बेड रेस्ट पे थी, और शोल्डर इंजरी भी आई। तो उससे बैटल करना, उससे ओवरकम करना काफ़ी मुश्किल होता है। ये सब चुनौती पूरी करके फिर मैं आई। मेरे 2 इंटरनेशनल भी मिस हुए इसी के बीच, इस इंजरी के बीच, बट ये सब कवर अप हो गया अभी। क्या बात है। तो राकेश, जैसा अभी माही ने डिस्कस किया कि बहुत बार कुछ डाउनफॉल्स होते हैं, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जिस वक्त लगता है कि अब मुझसे ये खेल नहीं हो पाएगा, मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगी, तो उस वक्त आपने कैसे खुद को मोटिवेट किया, किस तरह से आपने खुद को री एनर्जाइज किया कि मुझे खेलना है, मुझे आगे बढ़ना है? मैं जहाँ ट्रेन करती हूँ, दिल्ली ग्लैनमार्क, वहाँ की टीम मेरे प्रति बहुत सपोर्टिव है, एथलीट्स के प्रति बहुत सपोर्टिव है। मुझे पूरी गाइडेंस दी गई, मेरे मम्मी पापा का भी बहुत सपोर्ट रहा, मेरे कोचेस का सपोर्ट रहा, वहाँ पे फिजियोस की तरफ से मुझे सपोर्ट रहा, मुझे डॉक्टर मतलब दिखाना, रिहैबिलिटेशन, साइकोलॉजी, सब तरह से मुझे बहुत हेल्प की गई, मुझे मोटिवेट किया गया। और उसके वजह से जब आप मानसिक रूप से आप स्ट्रॉन्ग रहे तो आप किसी भी चीज़ से ओवरकम कर सकते हैं। माही श्वेत्रा जी, आपके कोच के बारे में जानना चाहेंगे। आपके कोच कौन है, उनके बारे में जरूर बताएं, और आपने जो उपलब्धि हासिल की है कोच की, उसमें कितनी बड़ी भूमिका है, और एक खिलाड़ी के तौर पर आप किस तरह से देखते हैं कोच कितनी बड़ी भूमिका अदा करता है जब खिलाड़ी एक ऊंचे पायदान पर पहुंच जाता है? तो कोचेस का ही मेन रोल होता है कि एथलीट्स के प्रतिभा समझे, जाने। पार्थो सर मेरे लिए हमेशा से बहुत सपोर्टिव रहे हैं, बहुत हेल्प किया है उन्होंने, चाहे इंटरनेशनल एक्सपोजर दिलाना हो, अब खुद से कैसे तैयारी करनी हो, क्योंकि अभी पहले मैं बैंगलोर में अपने माता पिता के साथ रहती थी, बट अभी मैं हॉस्टल में खुद से रहती हूँ, तो बहुत वो सपोर्ट करते हैं कि कैसे मैं अकेले सब संभालूँ, सब जानूँ, उसके लिए बहुत सपोर्ट किया गया है। मेरी ट्रेनिंग, मेरी सब चीज़ पर्सनलाइज करवाई, सब चीज़ मुझे जाना कि मैं किस चीज़ में अच्छा कर सकती हूँ, और इसलिए मैंने प्रिपेयर किया, और अभी आप देख सकते जैसे वो कितना काम आया। बिल्कुल राकेश, जैसा अभी माही ने डिस्कस किया कि कोचेस का कितना इंपॉर्टेंस होता है और किस तरह से सब चीज़ें करनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपकी दिनचर्या नियोजित हो, दिनचर्या आपकी सही से जा रही हो, तो भी काफ़ी कुछ हेल्पफुल रहता है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। तो मैं जानना चाहूँगी कि किस तरह से आपने अपने रूटीन को रखा ताकि एक सिस्टम के साथ आप काम कर सकें?
मेरी शुरुआत सुबह 4:45 से होती है। 5:15 को हमारी ट्रेनिंग शुरू होती है, जिसमें कि पहले आधे एक घंटे ड्राई लैंड होता है, उसके बाद फिर 2.5 आवर्स हम पानी में रहते हैं। उसके बाद हमारा जिम होता है 1.5 घंटे के लिए, और शाम को 3:45 से वापस से एक दूसरा स्विम सेशन शुरू होता है। तो काफ़ी बिजी शेड्यूल आपने बताया। ये तो प्रोफेशनल लाइफ को लोग बिजी शेड्यूल तो रखते ही हैं, ताकि लोग एक जीवन में न सिर्फ आगे बढ़े, अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए कुछ करे। लेकिन अगर आपके पर्सनल लाइफ की अगर हम बात करते हैं, तो और तैराकी के अलावा और क्या क्या करना आप पसंद करती हैं? बहुत सारा और भी कुछ है मन बहलाने के लिए, घूमना फिरना, गाना गाना, या फिर कुछ किसी में इंटरेस्ट है आपका इस सब में? ऐसा तो नहीं कहूँगी कि मेरा बाकी कुछ में उतना इंटरेस्ट है। घूमना फिरना तो ऐसा होता ही है, क्योंकि आप जब एक स्पोर्ट करते रहते हैं तो आपको कुछ ऐसे भी चाहिए होता है, आपको एक एस्केप भी चाहिए, क्योंकि आप बहुत उस चीज़ में घुस के आप थोड़ा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर आपका एक सेशन अच्छा नहीं गया, आप थोड़ा डिप्रेस्ड फील करते हैं, कुछ फील करते हैं। तो ऐसे में अगर आप कुछ मतलब चलो एक चीट मील हो गया या कुछ ऐसा भी करे, तो वो चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट रहती है एक एथलीट की लाइफ में, कि ज़्यादा सीरियस होने से हमारी बॉडी पे भी बहुत प्रेशर पड़ता है। तो एक फिटनेस को लेकर भी हमारा ये सवाल रहेगा, क्योंकि आप एक नेशनल लेवल पे खिलाड़ी हैं, 3 मेडल जीत चुकी हैं, लगातार प्रैक्टिस भी करती रहती है, तो अपने आप को फिट बनाए रखने के लिए, चाहे वो फिजिकली हो या फिर मेंटली हो, क्या कुछ आप करती हैं उसके लिए? आप जैसे आपने ट्रेनिंग शेड्यूल समझा, हमारी न्यूट्रिशनिस्ट है, तो वो हमें गाइड करती है हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है, और ऐसे होता है कि योगा एक्सरसाइज आपके दिनचर्या में सब शामिल है? जी, जिम जैसे मैंने बताया, हमारा सुबह ड्राई लैंड होता है और फिर 1.5 घंटे जिम होता है, तो उसमें ही हो जाता है। बिल्कुल, एक खिलाड़ी नहीं बल्कि एक हम आम लोग भी योगा या फिर एक्सरसाइज करते हैं तो हम लोग दिनचर्या सही तरीके से सुधार सकते हैं, अंकिता, नहीं? बिल्कुल, अगर हम बात करें अगर एक्सरसाइज की, इसके माध्यम से हमारा हेल्थ ही नहीं, हमारा मेंटल हेल्थ भी, फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ भी बहुत ही अच्छा हो जाता है। माही जी से हम और भी बहुत कुछ जानेंगे। माही, हम ये जानना चाहेंगे कि आपने अपनी जो रूटीन हमसे डिस्कस किया हमारे मंच के माध्यम से, तो इसमें काफ़ी टाइट शेड्यूल है, तो इसमें आपने अपनी स्टडीज़ को किस तरह से मैनेज किया? क्योंकि एक प्रॉपर बैलेंस बनाना आपकी स्टडीज़ को, आपके करियर को बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और कई बार लोग लैक कर जाते हैं किसी एक तरफ से, तो आपने कैसे मैनेज किया? पहले मैं CBSE बोर्ड से थी, बट वहाँ जाने के बाद जनरली यहाँ पे स्कूल्स उतना सपोर्ट नहीं कर पाती, क्योंकि मुझे ट्रेनिंग बैंगलोर में करनी थी, यहाँ पे सुविधा नहीं थी स्विमिंग पूल की या कोचेस की, तो फिर मुझे ओपन बोर्ड पे शिफ्ट होना पड़ा। ओपन बोर्ड में आप अगर आपके स्कूल सपोर्टिव हो तो आप सिर्फ एग्ज़ाम दे सकते हैं, या आपको अटेंडेंस में थोड़ी वो छूट मिल सकती है। उसके माध्यम से अगर अपने स्पोर्ट पे फोकस करें एंड कुछ दिन अगर आप दें स्टडीज़ को लेकर बस, तो आप कर सकते हैं। जी, काफ़ी अहम जानकारी भी आप दे रहे हैं। एक तकनीकी पक्ष को भी हम यहाँ पर जाना चाहेंगे। माही श्वेतरा जी, जब पानी में आप उतरती हैं, मतलब कि स्पोर्ट्स से जब भी कंपटीशन होता है, तो सिर्फ तैरना होता है या फिर सांस भी रोक के रखनी होती है? किन किन तकनीकी पहलुओं को ध्यान में रखना पड़ता है, ताकि अगर आपको विनर बनना है तो इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखा जाए? मैं शुरुआत करूँगी सबसे पहले स्टार्ट से। जब आपको विसल दी जाती है, आपको सबसे पहले ध्यान देना पड़ता है कि आपका रिएक्शन सबसे तेज़ रहे, क्योंकि मैं स्प्रिंटर हूँ। रिएक्शन सबसे इम्पोर्टेंट। अगर आपने जल्दी रिएक्ट कर दिया, आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, और आपने लेट दिया तो आप पीछे छूट जाओगे। एंड हाँ, 50 मीटर में जैसे आपको ब्रेथ होल्ड करनी होती है, एंड मेरा ब्रेथ होल्ड काफ़ी अच्छा है। हाँ, जिसकी वजह से आई थिंक मैं काफ़ी फास्ट हूँ। अंकिता, एक मैसेज भी जरूर लेना चाहेंगे ना, जो नए खिलाड़ी इस कंपटीशन में यानी कि इस स्पोर्ट्स में आना चाहते हैं, राष्ट्रीय स्तर की जो चैंपियनशिप अगर वो विजेता बनना चाहते हैं तैराकी क्षेत्र में, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? नए खिलाड़ियों को क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कहना चाहूँगी, मैं उनके माता पिता को कहना चाहूँगी कि उनको पुश करें आगे। अगर आपको दिखता है कि उनमें पोटेंशियल है अपने बच्चों में, क्योंकि स्विमिंग ऐसा स्पोर्ट है या कोई भी स्पोर्ट कि आप बचपन से ही करते हो तब आपको पता रहता है, और उस एज में आपको पता नहीं रहता आप कैसे करो क्या करो। तो माता पिता का रोल होता है उनको एक सपोर्ट करना, एक सपोर्टिंग ग्राउंड रखना। तो मैं उनको कहना चाहूँगी कि उनको प्रेरित करें, उनको अच्छे से अच्छी जगह ट्रेन करने के लिए, अगर उनमें पोटेंशियल है तो पुश करें।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और बिहार अभियान की पूरी टीम आपके भविष्य के लिए ढेरों सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ देता है। यूं ही आप बिहार के लिए मेडल लाते रहें और बिहार का नाम जो है ऊंचा करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और अपना अनुभव साझा करने के लिए। शुक्रिया। और अब आपको हम दिखाने जा रहे हैं एक लघु फिल्म जो आधारित है राष्ट्रीय वेट लिफ्टिंग खिलाड़ी के ऊपर, जिन्हें आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है। इनके बारे में कहा जाता है कि इनके पास इतने सारे मेडल्स हैं, इतनी उपलब्धियां हैं कि आप गिनते गिनते भूल जाएंगे। और गर्व होता है ऐसे महिलाओं पर जो अपने समाज में न सिर्फ आगे बढ़ रही है बल्कि पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश का नाम भी रोशन कर रही है। तो इनसे रूबरू कराएंगे, लेकिन उसके पहले देखते हैं इनकी उपलब्धियों भरी झलक एक लघु फिल्म के माध्यम से। तो दर्शकों, अभी आपने हमारे आज के खास अतिथि के ऊपर आधारित उनकी उपलब्धियों पे आधारित लघु फिल्म को देखा है और अब हम चलते हैं और आपको मिलाते हैं हमारे खास मेहमान से। बहुत बहुत स्वागत है सुधा जी हमारे कार्यक्रम बिहार अभियान में। धन्यवाद मैम। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपसे जुड़ी हुई इतनी सारी उपलब्धियां हैं और आपको आयरन लेडी का टाइटल मिला हुआ है, तो कैसा लगता है? मतलब ये मेरे लिए सम्मान की बात है कि मुझे आयरन लेडी कहा जाता है। रीज़न है कि मैं 2001 से लिफ्टिंग शुरू करा मैंने। मैं वेट लिफ्टर नहीं, पावर लिफ्टर हूँ। पावर लिफ्टिंग की खिलाड़ी हूँ, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी। और मेरे पास मेडल, आपने सही कहा था कि मैं भूल गई हूँ खुद अपना काउंटिंग करना, क्योंकि स्ट्रॉन्ग वुमेन तो मुझे याद रहता है। स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन मतलब चैंपियन ऑफ चैंपियन, मैन ऑफ द मैच, तो वो मेरा 25 हो चुका है अब तक का। और नेशनल मेडल, गोल्ड मेडल तो 40 भी क्रॉस होगा। तो मैंने सच में काउंट नहीं करा है, लेकिन स्ट्रॉन्ग वुमेन काउंट करती हूँ। 8 इंटरनेशनल मेडल है, जिसमें गोल्ड मेडल मैक्सिमम है। कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल, लंदन, जापान, ताइवान, ताशकंद, बहुत सारी कंट्री में गई हूँ और लगभग सभी जगह से मैं मेडल जीत के आई हूँ और भारत का नाम रोशन किया है, अपने बिहार का नाम रोशन किया है। तो ये आयरन लेडी का खिताब इसलिए मुझे दिया गया है कि कंटिन्यूसली मेरे साथ जिन्होंने शुरू करा था लिफ्टिंग, बहुत सारी छोड़ दी, मतलब 99% छोड़ चुकी हैं, लेकिन आज भी मैं कंटिन्यू कर रही हूँ और आज भी मेडल लेके आ रही हूँ। तो ये इसलिए मुझे बोला जाता है कि आप आयरन लेडी हो, आप आयरन के लिए ही बनी हो। क्या बात है, बहुत ही खूब। और हमारी भी शुभकामनाएं। हम तो यही चाहते हैं कि आपके जो मेडल्स हैं वो 100 क्रॉस करें, 500 क्रॉस करें और यूं ही आप सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश भर का जो नाम है रोशन करें अंतर्राष्ट्रीय मंच पर। तो सुधा जी, इस यात्रा की शुरुआत हुई कैसे? आप एक महिला हैं और महिला एक पावर लिफ्टिंग कर सकती है, ये सोचा जा सकता, लेकिन वाकई में ऐसा संभव है, वो तो आपने कर दिखाया है। फैमिली वालों की क्या रिएक्शन रहा जब आपने सबसे पहले इसका डिसीजन लिया था करने के लिए? सपोर्ट पे कौन कौन आए और कैसे इस यात्रा को आपने जो है मुकाम दिया? जरूर चाहेंगे इसके बारे में बताएं। जी, मैं बताना चाहूँगी कि मेरी जो जर्नी है लिफ्टिंग की बहुत ही मुश्किल रही है। बहुत सारे रास्तों से मैं ऐसे निकली हूँ कि जहाँ एकदम स्टॉप कर दिया गया था।
मम्मी पापा का सपोर्ट शुरू से रहा, काफ़ी ज़्यादा रहा। 2001 में पटना सिटी की मैं रहने वाली हूँ, गायघाट की, तो उस एरिया से निकल के लड़कों के जिम में जाके लड़कों के साथ प्रैक्टिस करना एक लड़की के लिए, एक 16-17 साल की लड़की के लिए कितना मुश्किल रहा होगा और किन तानों का सामना करना पड़ा होगा, आप लोग सोच सकते हैं। तो उस समय मेरे पास एक ही जुनून था कि मुझे कुछ करना है, अपना अलग नाम बनाना है, दुनिया की भीड़ में मेरे को शामिल नहीं होना, मुझे अपना एक अलग मुकाम बनाना है, अपना नाम बनाना है। तो सबसे पहले मैंने कराटे ज्वाइन किया था, तो कराटे में स्टेट लेवल तक जीता है, मेडल जीता है। लेकिन जब पावर लिफ्टिंग के बारे में मुझे पता चला, दीपाली नंदी सिटी की ही एक महिला हैं जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, उन्होंने जब मुझे देखा तो बोला तेरा फिजिक जो है बिल्कुल पावर लिफ्टर की तरह है, तू एक बार ट्राई कर सकती हो तुम। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने जिम ज्वाइन किया, उसके बारे में जाना। बहुत अच्छी कोचिंग तो नहीं मिल पाई स्टार्टिंग में, लेकिन जब मैं नेशनल्स गई, शुरू में 4th 5th प्लेस आया था 1-2 साल तक, लेकिन वहाँ बड़े बड़े लिफ्टर्स से जब मैं मिली तो वहाँ उनसे पहले तो यूट्यूब नहीं था, अभी तो यूट्यूब के माध्यम से, गूगल के माध्यम से बहुत कुछ जान सकते हैं, लेकिन उस टाइम कुछ नहीं था। तो और लोगों से संपर्क किया, कैसे कैसे क्या क्या करना चाहिए, कौन सा वर्कआउट लेना चाहिए, कौन सा वर्कआउट स्क्वाट के लिए अच्छा है, बेंच के लिए अच्छा है, डेड के लिए अच्छा है, कैसे कैसे शेड्यूल बनाना चाहिए, कैसे डाइट्स रखना चाहिए। क्योंकि मेरी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं थी, मैं किसान घर की फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो घर से पैसे का भी सपोर्ट नहीं था। और उस समय मैं 12th में थी जब मैंने शुरू करा था लिफ्टिंग। तो मतलब पूछ के वर्कआउट लेके बहुत, उसके अलावा जब डाइट्स की प्रॉब्लम आने लगी, कॉस्ट्यूम्स की प्रॉब्लम आने लगी। हमारा कॉस्ट्यूम्स बहुत कॉस्टली आता है क्योंकि वो USA से बन के आता है, तो वो लगभग 1.5 लाख रुपए का होता है। तो उस टाइम हमारे पास इतना पैसा था नहीं, एक एक करके कॉस्ट्यूम के लिए पैसा जुगाड़ करना, तो ट्यूशन्स पढ़ाना मैंने शुरू करा। तो सुबह से मैं प्रैक्टिस करती थी, पढ़ाई थोड़ा उसको मैंने साइड रखा, लेकिन फिर भी मैंने ग्रेजुएशन तक पढ़ाई करी है और अच्छा 2nd डिवीजन 58% से पास करा है मैंने, लेकिन साइड में पढ़ाई को रख के स्पोर्ट्स को प्रायोरिटी दिया मैंने। तो इन दैट केस मैंने क्या किया, ट्यूशन्स करना शुरू किया, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, पैसे इकट्ठे करती थी। उस समय जो मेरे सेक्रेटरी से श्याम बाबू मेहता, वो बहुत सपोर्ट करते थे। वो बोले मैं कॉस्ट्यूम खरीद देता हूँ तुम्हारे लिए, तुम मुझे इंस्टॉलमेंट करके पैसा पे करो। तो उन्होंने सपोर्ट करा, मतलब बोलते ना जहाँ चाह है वहाँ राह है, कुछ लोग मिल जाते हैं आपको सपोर्ट करने के लिए। लोगों को ताने का मैंने कभी भी मतलब दिमाग से लगाया नहीं, क्योंकि मैंने कहानी पढ़ा था गधे वाली, और एक इंसान बाप बेटा और गधा जाता रहता है, मतलब किसी भी केस में लोग आपको बोले ही कि बोलेंगे, ठीक है। तो लोग का ताना जब मतलब कमेंट जो है कॉम्प्लीमेंट में कब चेंज होता है, जब आप सक्सेस होते हो। तो मैंने कहा अगर मैं एक बार सक्सेस हो जाऊंगी ना, तो ये लोग जो ऐसे आज बोल रहे हैं, ताने दे रहे हैं, कल होके कॉम्प्लीमेंट देंगे। और वही हुआ, आज इतना गर्व से लोग बोलते हैं सुधा हमारी बेटी है, चाहे हमारे मोहल्ले की है, चाहे हमारे शहर की रहने वाली है, बहुत गर्व से फील करते हैं। लेकिन उस समय तो ताने देते थे। तो मैं उन लोग को बोलना चाहती हूँ कि जब कोई लड़की आपके समाज से आगे बढ़ती है ना, उसको रोकिए मत, इस टाइप के तानों से उनका हौसला मतलब नीचे मत कीजिए, डाउन मत कीजिए। तो इन सब परिस्थितियों से गुजरते गुजरते मैं मकाम पा ही लिया। 2005 में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ, फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम हुआ, तो मैं दिल्ली की तरफ मूव कर गई, दिल्ली प्रैक्टिस के लिए भी। और कॉल सेंटर में मैंने इंटरव्यू दिया था, IBM दक्ष, वहाँ मेरा सिलेक्शन हो गया। तो इसके लिए मतलब बहुत अच्छा सपोर्ट मिला मुझे। स्टार्टिंग सैलरी 15,000 थी, 2005 की बात कर रही हूँ, तो वो मुझे बहुत सपोर्टिंग मिला। वहाँ से लोग भी बहुत अच्छे मिले। उन्होंने जब जाना कि मेरी ये उपलब्धि है, तब तक मैंने एक इंटरनेशनल खेल चुकी थी, तो उन्होंने बोला बेटा तेरे को जितना प्रैक्टिस करना है कर, मैं तुझे, हम लोग सपोर्ट करेंगे। तो टाइम का सबसे बड़ा क्लियर हो, टाइम उन्होंने दिया, आने जाने के लिए भी बहुत सारा, मतलब अच्छे अच्छे लोग मुझे मिलते गए। आज भी उन लोगों को मैं बहुत मिस करती हूँ। 2010 में मुझे गवर्नमेंट जॉब मिली बिहार सरकार में, और सचिवालय में मैं जल संसाधन विभाग में पोस्टेड हूँ। अभी तो ठीक है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस समय बहुत प्रॉब्लम हुआ था। बिल्कुल राकेश, कहीं ना कहीं होता है ना कि जब आप शुरुआत करते हैं करियर की, आपको उस वक्त अपने आप को स्टैब्लिश करना है, आपको चीज़ें जाननी है, सीखनी है, और उस वक्त फिनेंशियल प्रॉब्लम होता है, आसपास से सपोर्ट नहीं मिलता। ये सारी चुनौतियों का आपने सामना किया और आप आगे बढ़ के आई, आप सामने आई और हमारी बिहार की बेटियों के लिए प्रेरणा बन रही हैं। ये काफ़ी खास बात है। हम आपसे और भी बहुत कुछ जानना चाहेंगे। जैसे आपने बताया कि इसमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, तो किस तरह की दिनचर्या आपने रखी? कितना टाइम आप प्रैक्टिस को देती थी, कितना चीज़ अदर काम को देखती थी? कम से कम 3 घंटे जिम में बिताना ही है मेन शेड्यूल के बाद। मतलब स्क्वाट कर रहे हैं तो स्क्वाट के साथ लेग डे होता है, उस दिन लेग्स का पूरा वर्कआउट होना चाहिए। बेंच होता है, मतलब एक शेड्यूल बनता है प्रैक्टिस का, तो हर एक शेड्यूल के साथ आपका सपोर्टिंग वर्कआउट क्या है उस पर विशेष ध्यान देना होता है। मेन शेड्यूल तो आदमी सब देख लिया, स्क्वाट किया, बेंच किया, डेड किया। हमारे पावर लिफ्टिंग में 3 इवेंट्स होते हैं, स्क्वाट, बेंच प्रेस और डेड लिफ्ट। तो इन सब के साथ एक सपोर्टिंग वर्कआउट होता है। वो सपोर्टिंग वर्कआउट के लिए हम लोग 2-2 घंटा प्रैक्टिस करते हैं, ताकि इसको इम्प्रूव कैसे किया जाए डे बाई डे।
पहले शादी से पहले का तो ठीक था, ज़्यादा मुश्किल नहीं थी। शादी हुई, शादी के बाद बच्चा हुआ, लेकिन इन सब शादी के बाद भी मैं आज 13 साल शादी के हो गए, 14 साल चल रहा है, लेकिन इन सब कंडीशंस में मैं अभी भी कंटिन्यू है। इसके पीछे मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि वो खुद एक इंटरनेशनल पावर लिफ्टर है। तो वो बोलते हैं कि तू मुझसे बड़ी लिफ्टर है, क्योंकि तुम्हारे पास सुविधा नहीं होते हुए भी तुम यहाँ तक पहुँची हो, तो मैं बहुत छोटा हूँ तुम्हारे सामने। तो तुमसे जब तक हो सके, मतलब मैं छोड़ना भी चाहती हूँ ना, कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे अभी जॉब हुआ, बच्चा हुआ, घर का जिम्मेदारियों से बहुत ज़्यादा हो रहा है। बोले नहीं, तुमको छोड़ना नहीं है, मैं करूँगा हेल्प, मैं घर का काम कर लूँगा, तू प्रैक्टिस करो, तुम कर सकती हो, तुम्हारे अंदर है तो तुम करो। तो इसमें अभी मैं शेड्यूल सुबह उठती हूँ, घर का सारा काम करते हुए 9 बजे ऑफिस भी निकलना है, बच्चे को स्कूल भी भेजना है, करते हुए ऑफिस से जब मैं 4 बजे निकलती हूँ, सबसे पहले जिम जाती हूँ, जिम में 4 से 7 प्रैक्टिस करती हूँ। उसके बाद घर आके घर का काम, बच्चों को पढ़ाना, सोते सोते 11 बजता है, अगेन 5 बजे दूसरे दिन शुरू हो जाता है। तो एक महिला के लिए थोड़ा तो टफ है जॉब, लेकिन अगर चाह है तो करना है, एक बना हुआ है। मतलब मैं अभी सोचती हूँ ना कि मैं अगर पावर लिफ्टिंग को हटा दूँ, स्पोर्ट को हटा दूँ अपने लाइफ से, तो लाइफ में मेरे लिए कुछ बचेगा नहीं। एक जनरल लाइफ मैं नहीं जी सकती, ये मेरे से होगा ही नहीं कि खाना बनाओ, खाओ, ऑफिस जाओ, ये मेरे से नहीं होगा। ये तो रेगुलर लाइफ है जो सभी लोग कर रहे हैं, और इसी मतलब से एक ऊर्जा मिलती है मुझे गेम से। अच्छा, एक वाकया मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा आपके बारे में। आपने बताया कि आपके जो हस्बैंड है वो कोच की भूमिका में है, तो ये इंसिडेंट है या फिर मतलब कि हम ये जानना चाह रहे हैं कि लव मैरिज आपकी लव मैरिज अरेंज मैरिज है, और क्या आपकी अगर ये अरेंज मैरिज रहती तो क्या आप यहाँ रहते हैं, इस मुकाम पे रहते हैं? जरूर चाहेंगे इसके बारे में एक्सप्लेन करें थोड़ा। ये तो मुझे नहीं पता कि अरेंज मैरिज रहता तो वो कैसे होते, क्या मुझे सपोर्ट करते या मुझे समझने वाले होते, या स्पोर्ट्स को समझने वाले होते कि नहीं होते। लेकिन ये मेरा लव मैरिज है, और ये छत्तीसगढ़ के प्लेयर हैं, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, और पोस्टल डिपार्टमेंट में वर्किंग भी हैं। तो इन्होंने स्पोर्ट्स को बहुत, मतलब क्या बोलूँ मैं, स्पोर्ट्स के कारण ही वो मुझे पसंद करते हैं, मेरे स्पोर्ट्स के कारण ही मुझे पसंद करते हैं। और बोलते हैं कि मतलब एक रिस्पेक्ट जो होता है हस्बैंड के आंखों में, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। तो ये रिस्पेक्ट मुझे बहुत मोटिवेट करता है आगे बढ़ने के लिए। तो मुझे नहीं पता कि कोई और होता तो करता कि नहीं करता, लेकिन ये इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट करा है गेम के लिए, और आगे भी करेंगे जब तक मेरा बॉडी चले। बिल्कुल, ये बहुत ही बड़ी बात है। हाँ, बिल्कुल। और मैं ये भी जानना चाहूँगी ना सुधा जी, जिस तरह से आपके पति आपको सपोर्ट करते हैं, तो आप ऐसे पतियों को कुछ सुझाव देना चाहेंगी ताकि उनकी भी जो पत्नियाँ हैं जो खेल में अपना करियर बनाना चाहती हैं या फिर किसी भी क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहती हैं, उनको सपोर्ट दें, उन्हें उनका साथ दें, तो उन्हें क्या कहना चाहेंगे आप? जी, मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि आज तो खैर मानसिकता बदल गई है। पहले ये होता था कि महिलाएं अगर आगे बढ़ रही हैं तो पुरुषों को लगता था, हस्बैंड्स को लगता था कि नहीं, मैं नीचे नहीं हो सकता। लेकिन आज ये ऐसा नहीं है। मैं खुद अपने सचिवालय में बहुत सारी वर्किंग लेडीज़ हैं, और मैंने देखा है कि बहुत सपोर्ट करते हैं, और करना भी चाहिए। मतलब एक सिक्के के 2 पहलू हैं दोनों, आप बढ़े या वो बढ़े, सम्मान एक दूसरे के लिए सबसे बड़ा रोल अदा करता है। तो अगर आप अपनी पत्नी में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, उनके प्रमोशंस के लिए या उनके ऊंचे पद के लिए आप अगर ये हैं, अग्रसर है, तो वो पत्नी आपको उससे ज़्यादा आपको रिस्पेक्ट देगी कि मेरे हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट किया है। जैसे मैं अभी कैसे गर्व के साथ कह रही हूँ कि मेरे हस्बैंड के सपोर्ट की वजह से मैं यहाँ हूँ, वैसे ही आपकी पत्नी का भी आपके लिए वही सम्मान और बढ़ जाता है। बल्कि उन्हें ऐसा लगता है कि मतलब 1-2% ऐसे लोग हैं मेरे ख्याल से, अब पहले ऐसा होता था, अभी 1-2% ही ऐसे है कि लगता है कि मेरी पत्नी अगर ऊपर हो जाएंगी तो मैं नीचे हो जाऊँगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आपका सम्मान, आपका ओहदा कहीं और ऊपर हो जाता है जब आप अपनी पत्नी को, अपनी बहन बेटियों को सपोर्ट करते हैं। तो जी, क्या बात है। सुधा जी, हमने आपके बेटे के बारे में सुना है कि वो बैडमिंटन खेलता है, जी। तो उसे ऐसा नहीं लगा कि मेरी माँ तो पावर लिफ्टर है तो मैं भी बड़ा होकर वो बनूंगा, तो बैडमिंटन स्वेच्छा से खेल रहा है? और क्या लगता है कि अपने बेटे के बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? मेरे बेटे दिव्यांश हर्ष नाम है, 11 साल का है। मैं उसके बारे में क्या बताऊं, मैंने जो भी ज़िंदगी में अच्छे काम किए होंगे ना, उसके बदले भगवान ने मुझे वो दिया। इतना इनोसेंट और डिसिप्लिन्ड बच्चा है, बहुत ही सपोर्टिंग। मैं जहाँ भी गेम में जाऊं, मुझे ये चीज़ पहले फील नहीं होता था कि मेरा बेटा बहुत सपोर्टिंग है मेरे लिए खासकर। तो 2019 की घटना मैं बता रही हूँ। मैं गेम करती हूँ और रेफरी भी हूँ, नेशनल रेफरी 2009 से हूँ, तो मैं पूरी तरह डिवोटेड हूँ अपने गेम के लिए। उसमें मैं अपने बच्चे को लेके जाती हूँ, वो मुझे बिल्कुल परेशान नहीं करता, 1 मिनट के लिए परेशान नहीं करता। मैं अपना गेम में दिन भर बिजी हूँ, अपना वो खाना खाया गया, अपना खेलता रहता था। तो मेरी फ्रेंड आई, पम्मी, एथलेटिक्स की प्लेयर है, सचिवालय की एम्प्लॉय है, वो बोली दीदी आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हो, वो समझ में आता है। आपको पता है कि आपका बच्चा आपको कितना सपोर्ट करता है?
वो एक हमारा बच्चा हम लोग को तंग करके रखता है, वो 1 मिनट भी आपको परेशान नहीं करता। मतलब मैं कहूँगी कि सच में तब मैंने ध्यान दिया कि मेरा बच्चा आज तक मुझे कभी परेशान नहीं किया स्पोर्ट्स के लिए। वो बहुत सपोर्ट करता है। वो बैडमिंटन इसलिए खेलता है क्योंकि मैंने अभी, वो छोटा था, 3 साल हो गए बैडमिंटन में डाले हुए, तो पावर लिफ्टिंग के लिए कम से कम 12 क्रॉस होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने बैडमिंटन में इसलिए डाला कि फिजिकल एक्टिविटी कुछ तो हो, क्योंकि घर में आजकल बच्चे मोबाइल और टीवी में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं। तो स्टडी के अलावा अगर बच्चे को खेलना जरूरी है, हर बच्चे को खेलना जरूरी है, तो आज पहले वाला माहौल तो रह नहीं गया है, तो हमको लगे कहीं ना कहीं एक डिसिप्लिन में डाल देते हैं। अगर वो अच्छा कर गया तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज कम से कम फिजिकल एक्टिविटीज होगा, मोबाइल और टीवी से दूर रहेगा। तो 3 घंटे जो व्यस्त रखता है, शरीर को व्यायाम करवाता है, तो इसके लिए मैंने अभी उसको बैडमिंटन में डाला है। आफ्टर 12th मैं पावर लिफ्टिंग उसको लेके आऊँगी, मैं करवाऊँगी उसको। बहुत अच्छी प्लानिंग है, कर रखी आपने पहले से ही। बिल्कुल। और हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि महिला खिलाड़ी के तौर पे अगर हम बात करें तो किस तरह से आप हमारी जो देश की, बिहार की महिलाएं हैं, उनको आप किस तरह से क्या संदेश देना चाहती हैं कि वो अपने करियर में स्पोर्ट्स को कैसे इंक्लूड कर सकती हैं, स्पोर्ट्स में अपना करियर कैसे बना सकती हैं, और उनकी फैमिली उनको किस तरह से सपोर्ट कर सकती है? जी, सबसे पहले मैं फैमिलीज़ को बोलना चाहूँगी कि फैमिली अपनी बच्चों के, चाहे लड़का हो या लड़की हो, उनकी हॉबी समझे, उसका बॉडी स्ट्रक्चर क्या है, वो किस चीज़ में हॉबी लेते हैं, मतलब पसंद करते हैं, कौन सा गेम खेलना पसंद करते हैं। अगर उनमें पोटेंशियल है कि हाँ ये इस गेम में, सबका अलग अलग बॉडी स्ट्रक्चर होता है, बॉडी स्ट्रक्चर देख के पता चलता है, तो कोई एक स्पोर्ट्स हर बच्चे को खेलना चाहिए ताकि वो फिजिकली फिट रहे, मेंटली फिट रहे। स्पोर्ट्स मेंटली और फिजिकली दोनों फिट बनाता है। तो आप पेरेंट्स बच्चों में ये चीज़ ढूंढिए कि कौन सा स्पोर्ट्स के लिए आपका बच्चा है, और एक गेम, एक डिसिप्लिन में उसको उस गेम के लिए आगे बढ़ाइए। पहला, खासकर लड़कियों के लिए मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि लड़कियाँ अपने आप को कमज़ोर ना समझें। अगर मैं भी यही सोच लेती, मैं एक लड़की हूँ, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मैं ये आयरन गेम नहीं कर सकती, ये बहुत ही खर्चीला गेम है या बहुत पावरफुल गेम है, मेरे से हो नहीं सकता, तो मैं भी नहीं कर सकती थी। सबसे पहले आत्मविश्वास, अपने ऊपर विश्वास रखिए कि हम ये कर सकते हैं, मैं भी कर सकती हूँ, मैं ही नहीं, मैं ही कर सकती हूँ, ये अभिमान हो गया। स्वाभिमान क्या, मैं भी कर सकती हूँ, आप कर रही हो, मैं भी कर सकती हूँ। तो मैं जब ये कह रही हूँ कि मैं कर सकती हूँ, तो अगर आप किसी आयरन गेम में आना चाहती हैं तो आप भी कर सकती हैं। तो आप अपने आप को कमज़ोर ना समझें, आगे बढ़िए, जिससे संपर्क करना हो। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, आप अच्छे अच्छे कोचेज़ को भी संपर्क कर सकती हैं, देश विदेश भी कर सकती हैं, अपने स्टेट के अंदर भी कर सकती हैं। तो जो आपको लगता है कि जिस स्टेट्स में जो लड़कियाँ या लड़के बहुत ज़्यादा अच्छे प्लेयर्स हैं, उनसे संपर्क करके उनसे आप अपना राह ले सकते हैं। तो लड़कियां आगे बढ़े, अपने आप को कमज़ोर ना समझे। एक कमज़ोर से मैं बताना चाहूँगी कि मेरा बच्चा जो है सिजेरियन बेबी है, तो सब लोगों ने कहा कि सिजेरियन बेबी होने के बाद आप आयरन गेम नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा नहीं है। सिजेरियन बेबी होने 2013 में मेरा बच्चा हुआ, 2014 में मैं सीनियर नेशनल गोल्ड मेडल लेके आई विथ स्ट्रॉन्ग वुमेन। तो जब इसको देखा तो रेलवेज की लड़कियां जो शादीशुदा हो गई, वो बोली थी अब बेबी होने के बाद मैं नहीं कर सकती, उन्होंने फिर से गेम शुरू करा, और वो बोलती कि दीदी आप हमारे लिए रोल मॉडल हो, अगर आप शुरू नहीं करते सिजेरियन बेबी के बाद तो हम भी शुरू नहीं करते। तो ये बात होती है कि आप अपने आप को कमज़ोर जहाँ समझ ली ना, मेंटल, दिमाग का पावर सबसे बड़ा पावर होता है, तो आप अपने को कमज़ोर ना समझिए और मैक्सिमम अपना एक गोल सेट कीजिए, वहाँ तक पहुँचने के लिए जो भी रास्ते हैं उसको आप अपनाइए। बिल्कुल, बहुत ही रोचक और सफ़र और जो है आपकी जर्नी रही है, काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है और प्रेरणा स्रोत है, इसमें नो डाउट कि सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश भर की महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए आप बहुत बड़ी रोल मॉडल है। बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। आप आयरन लेडी है, न सिर्फ बिहार की, हम तो कहेंगे आप पूरे देश की आप आयरन लेडी हैं, और यूं ही भारत का, बिहार का नाम रोशन करते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे कार्यक्रम से जुड़ने के लिए, अपना अनुभव साझा करने के लिए आपका धन्यवाद सर। तो दर्शकों, अब हम आपको सुझाव जैसा कि कहना चाहेंगे कि एड्रेस तो देंगे ही, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हम अपने मिजाज को बनाते हैं और सुरीले नग में हम सुनते हैं एक छोटा सा गाना। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता
क्षमा कहे परवाने से परे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं आ। क्षमा कहे परवाने से परे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं आ। वो नहीं सुनता उसको जल जाना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है। तो आज का कार्यक्रम बिहार अभियान का अंक आपको कैसा लगा? खत और ईमेल के जरिए अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताएं और इसके लिए लिखिए हमारा पता है कार्यक्रम बिहार अभियान, निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001। हमारा ईमेल आईडी है directordpatna@gmail.com। तो दर्शकों, आपको हमारा आज का अंक कैसा लगा इसके विषय में ज़रूर लिख भेजिएगा और कल फिर हम आपके समक्ष एक नए अतिथि के साथ प्रस्तुत होंगे और बहुत सारी उनके जीवन से जुड़ी हुई बातें साझा करेंगे। फिलहाल आज के अंक के लिए मुझे यानी अंकिता और मेरे साथी राकेश को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।